नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है, जबकि 3,23,000 से अधिक लोग अभी तक इसकी चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं। भारत की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के अब तक 1,18,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 3,583 पर पहुंच गई है। भारत में इस समय 66,303 एक्टिव केसेस है और 48,533 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसके अलावा 3,583 ऐसे लोग हैं जिनकी कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। हालांकि लॉकडाउन में मिली छूट के बाद संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पूर्वोत्तर में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सबसे बुरा हाल असम का है। हर 2 घंटे में नए मामले सामने आ रहे हैं। इनमें से अधिकतर बाहर से लौटने वाले लोग हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी क्वारंटीन में रहने वाले लोग हैं। जहां तक बाहर से लौटने वाले लोगों की बात है तो लगातार देश के दूसरे प्रांतों से जो लोग लौट रहे हैं उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है, होम क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन नियमों का उल्लंघन जारी है। हालांकि असम के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने यह साफ कर दिया है कि अब से क्वारंटीन का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज होगा। क्या क्या संभावनाएं हैं और पूर्वोत्तर राज्य अगर एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो इससे इस बीमारी को मात देने में आसानी होगी, संक्रमण को फैलने में आसानी होगी। पर कैसे, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि। दुल्लू अहमद कांग्रेस नेता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे। असम प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश दास एबीवी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत जल्द वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। रवि जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। 49वां दिन है और संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, खासकर बाहर से लौटने वालों के लिए, सरकार तो अपनी ओर से कर ही रही है, क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था कर दी है। हालांकि 1-2 पलायन का मामला आया है, उन्हें पकड़ लिया गया है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन होम क्वारंटीन को लेकर सरकार ने, खासकर असम सरकार ने निर्देश दिया है, अगर एक व्यक्ति होम क्वारंटीन में रहता है तो पूरे घर को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया जाएगा और वहां से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकेगा। क्वारंटीन सेंटरों की कमी हमें खास तौर पर दिखने को मिल रही है पूरे पूर्वोत्तर भारत में। ऐसे में पूरे परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, जहाँ तक क्वारंटाइन होने का सवाल है और जिस ढंग से संख्या पूर्वोत्तर में बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, वो स्वाभाविक था और यह मान कर चला जा रहा था कि यह संख्या जैसे ही बाहर से आने वाले लोग लौटेंगे, जो असम के या पूर्वोत्तर के लोग हैं, विभिन्न जगहों पर रहते हैं, वो जब लौटेंगे तो संख्या तेज़ी से बढ़ेगी और वह हो रहा है। और आने वाले दिनों में जो टर्म दिख रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं कि यह संख्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अभी रेल सेवा नियमित होने जा रही है, प्लेन सेवा नियमित होने जा रही है, तो इस तरह से स्वाभाविक है कि लोगों की वापसी की तेज होगी और यह संख्या बढ़ेगी। एक जो सबसे खतरनाक बात है वो यह है कि क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं करना, और जिसके खिलाफ अंततः असम सरकार को सख्त होना पड़ा है। अभी तक प्यार मोहब्बत से बातें हो रही थी, समझाया जा रहा था। यह क्वारंटाइन सेंटर से जो भागने का मामला है और निश्चित रूप से यह एक आपराधिक मामला है। अपराध आपकी भावना हो सकती है, आप एकांत की समस्या है, अकेले कैसे दिन काटेंगे, आपके मन में कुछ भय होगा, लेकिन आपकी इस हरकत से अगर आप पॉजिटिव हो गए खुदा ना खास्ते, तो आपकी इस हरकत की वजह से कितने लोगों तक संक्रमण जा सकता है, यह बात। इसीलिए ये जिसको बोलते हैं ना कि इंटेंशन नहीं है लेकिन हत्या का मामला है ये। जी बिल्कुल। और इसलिए मैं तो बार बार लोगों से यही आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आपका आना, यात्रा करना बहुत ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत असुविधा भी है, तो आप वहीं बने रहिए, वहीं रुके रहिए, वहीं पर संघर्ष कीजिए, क्योंकि यहाँ भी जब आप लौटेंगे तो आपको 14 दिन का क्वारंटाइन में रहना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सरकार को इसमें और भी ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। अब देखिए, सरकार ने कितनी सुविधाएं दी हैं। अगर आपके पास साधन है, आप संपन्न हैं, तो आपको होटल क्वारंटाइन की सुविधा दी गई है, जहाँ पर आपको मिनिमम सुविधाएं उपलब्ध हैं।
दूसरी तरफ सरकार की अपनी व्यवस्था है, आप उसके तहत क्वारंटाइन होना चाहते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा सुविधा चाहिए तो आपके लिए जो होटल्स हैं वो बुक कर दिए गए हैं, आप वहाँ पर रह सकते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद आपको घर जाने की जिद है, आप घर जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं और घर में रहना चाहते हैं बिना ये सोचे कि आपकी वजह से आपके पूरे घर के लोगों को समस्या हो सकती है। उसमें माँ पिताजी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, और जब भावना आती है तो उसमें नियम कानून नहीं रहते हैं। जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो अगल बगल के आपके यार मित्र भी मिलने चले आते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही है, कुछ नहीं, हम तो स्वस्थ हैं। लेकिन इस तरह की जो टेंडेंसी है, इसलिए मुझे लगता है कि असम सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है और कठोर फैसला लिया है कि अगर आप होम क्वारंटाइन डिमांड करते हैं तो आपके पूरे घर को सील कर दिया जाएगा, उसको एक जोन बना दिया जाएगा ताकि अगले 14 दिन तक आप उससे निकल नहीं सकें। इसीलिए मुझे लगता है कि यह एक अच्छा और ठोस फैसला है। जी हाँ, और सरकार फाइनेंशियली भी उनकी मदद कर रही है। जो बाहर से व्यक्ति लौटेंगे पूरे प्रक्रिया के दौरान उन्हें 13,000 कैश दिया जाएगा, और हर दिन खाने के लिए जो क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे उनको 500 रुपये दिए जा रहे हैं। 500 रुपये में बिल्कुल अच्छा खाना ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक बार दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोग अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने क्या कहा था, आपको एक बार वो दिखा लेते हैं, फिर मैं विजय गुप्ता जी के पास आऊँगा। गवर्नमेंट ऑफ Assam has coined a term ruthless quarantine with a human heart. Somebody may be occupying a very big post or somebody may be very influenced, but quarantine will be ruthless. তাত কোনো বেলেগ কথা নাই। কিন্তু ডিউৰিং কোৱাৰেণ্টাইন আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকক ভাল কৰি ৰাখিব যত্ন কৰিম, হুইচ ইন আৱাৰ ৱৰ্ড উইথ এ হিউমেন হাৰ্ট। এই নীতিটো অসম চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে উইথ এ হিউজ ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন। আমি যথেষ্ট টকা খৰচ কৰিব লাগিব। উই হেভ ডিছকণ্টিনিউড অল পেমেণ্ট বেছড কোৱাৰেণ্টাইন পলিচি। চৰকাৰে খৰচ কৰিব, বাট আমি কোৱাৰেণ্টাইনৰ লগত আপোচ নকৰোঁ। ঘৰ আৰু ইনষ্টিটিউশ্যন এই ফেচিলিটি কোৱাৰেণ্টাইন আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইন মিলি 14 দিন হ'বই লাগিব। এইটো আমি স্পষ্টভাৱে উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিছোঁ, আৰক্ষীক আমি জনাইছোঁ, আৰু কোৱাৰেণ্টাইন কোনো কাৰণতে কোনেও জাম কৰিব নোৱাৰিব, ৰুথলেছলি ইয়াক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ। কোনো ফোন, কোনো টুইটাৰ, কোনো ফেচবুক নহ'ব, কোৱাৰেণ্টাইন উইল বি ৰুথলেছ। এইটোত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নহ'ব। तो असम के स्वास्थ्य मंत्री ने तो घोषणा कर दी है कि किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सबके लिए, चाहे वो वीवीआईपी ही क्यों ना हो, अगर बाहर से लौटते हैं तो उनको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और सभी नियमों का पालन करना होगा। एकमात्र विकल्प भी यही है कि लोग अपने आप को अगर क्वारंटीन करते हैं और किसी से मिलते जुलते नहीं हैं तो निश्चित तौर पर संक्रमण को रोका जा सकता है। क्योंकि अभी पिछले 4-5 दिनों में जो संक्रमण के असम और पूर्वोत्तर में जो मामले आए हैं उनमें से अधिकतर वो मामले हैं जो बाहर से लौटे व्यक्ति हैं। और राहत की बात यह है कि वो क्वारंटीन में है, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग बाहर निकल आते हैं, होम क्वारंटीन में रहते समय अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं, निश्चित तौर पर दूसरे लोग भी इससे प्रभावित होंगे। ऐसा ही नज़ारा हम असम के कई जिलों से आया है जहाँ पे देखा गया कि होम क्वारंटीन में रखा गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जैसे घूमने के लिए आए हैं, उन्हें वो वीआईपी है और मॉर्निंग वॉक किए जा रहे हैं। तेजपुर में भी ऐसा ही नज़ारा आया था। तेजपुर का दृश्य हम दिखाएंगे अभी आपको। तेजपुर में ऐसा नज़ारा है कि जो क्वारंटीन में है वो लोग घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। पुलिस उन्हें फिर अंदर करती है, पुलिस चली जाती है, फिर वो बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह का हो रहा है। विजय गुप्ता जी हमारे साथ है। विजय गुप्ता जी, कई जिलों से ऐसी तस्वीरें आई, हाथ में ठप्पा लगा हुआ है लेकिन वो घूम रहे हैं। खतरा तो है इससे, और सरकार प्रयास कर रही है, सिर्फ लोगों के सहयोग की ज़रूरत है और धैर्य की ज़रूरत है। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, आपने दो विषय बहुत अच्छे उठाए हैं कि सरकार जो है मजबूत कदम उठा रही है, और उस मजबूत कदम को हम एक्चुअली यथार्थ रूप में तभी परिणित कर पाएंगे जब जनता का हमें सहयोग मिलेगा।
अब सरकार जो है कितना कुछ कर रही है ये बताना भी बहुत आवश्यक है। बाकी तो जो हमारे सामने चैलेंजेस है, बहुत बड़ा चैलेंजेस है। देखिए अभी तक 37,417 लोग रोड एंड रेल से मिलाकर के अभी तक आ चुके हैं। अब 12 लाख लोग एक्सपेक्टेड टू कम, 12 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है कि हम असम वापस आना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यहाँ आने के बाद स्वाभाविक रूप से, जैसा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 14 दिन का क्वारंटाइन रहना ही पड़ेगा, वो इंस्टीट्यूशनल हो, और उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल में, होटल में है, इंस्टीट्यूशन में है, अगर उनकी निगेटिव रिपोर्ट आती है और वो घर जाना चाहते हैं तो पूरे घर को जो है, पूरे घर को उनको जो है, घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबको उस क्वारंटाइन नियमों का पालन करना पड़ेगा। दिक्कत यही आ रही है कि जब लोग घर में चले जा रहे हैं तो सोचते हैं कि मेरा तो निगेटिव है और मेरे को जो है मैं आ सकता हूं, जा सकता हूं, उनके घर के लोग भी आ जा सकते हैं। इसीलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने एक शब्द जो है रूथलेस, जो उन्होंने कहा है कि हम मानव जरूर हैं और मानव जैसा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन वहाँ पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन वीआईपी है, कौन नॉन वीआईपी है। इसलिए जो हमारे क्वारंटाइन के जो नियम हैं, जो गाइडलाइन है, उनका सख्ती से पालन करना पड़ेगा। और इसमें जो लोग हैं, पीपुल, पब्लिक और पार्टिसिपेशंस बहुत आवश्यक है। लोग खुद आगे बढ़ करके इन नियमों का स्व इच्छा से पालन करें, तभी जाकर के सरकार के जो उठाए गए कदम हैं उन कदमों के अनुसार हम संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। अब जैसे ये कल ही रिपुन बोरा, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, वो खुद क्वारंटाइन पर गए हैं और वो रेडिसन ब्लू में क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वीआईपी हो, और हेल्थ मिनिस्टर ने बहुत सही कहा कि चाहे वीआईपी हो चाहे सामान्य आदमी हो, हर किसी को क्वारंटाइन करना चाहिए और करना होगा। और रवि जी, इसी बात में मैं एक ऐड करता हूं कि देखिए अभी तक हम लोगों ने 5,62,451 लोगों के ऊपर में सर्वे किया है। तो अब इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं या आना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सर्वेलियंस बढ़ाएं, उनको क्वारंटाइन करें, उनकी टेस्टिंग करें। तो 7 लैब है और हर दिन 3,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं टेस्टिंग के लिए। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है और सरकार की सहायता के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने देखिए अभी पुलिस लेवल पे, मतलब ओसी लेवल, थाने के लेवल पे भी एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें ओसी कमांडर रहेगा और जो जहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस में हैं उनके भी लोग रहेंगे। इसके अलावा आशा कर्मी रहेंगे, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे और इसके बाद नागरिक कमेटी के लोग रहेंगे। इस तरीके से सबको मिलाकर के कमेटी बनाई गई है ताकि उसके ऊपर नजर रख सकें। क्वारंटाइन समिति का गठन किया गया है। और जहां तक आप आशा कर्मी की बात करें और ग्रामीण इलाकों में जो बीडीपी लाट मंडल तक को भी लिया गया, कल से ही उनको एक्टिव होने के लिए कह दिया गया है। हमारे साथ राकेश दास जुड़े हुए हैं, राज्य सचिव है ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। राकेश, जैसा आप सुन रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि लोग सहयोग करें और 20 लाख लोग अभी क्यू में हैं असम आने के लिए। सिर्फ असम की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे पूर्वोत्तर का आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत लगभग 2 महीना होने को है लॉकडाउन के। एबीवीपी ने किस तरह से लोगों की मदद की है, थोड़ा प्रकाश डालिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। हाँ नमस्ते। पहली बात तो ऐसा महामारी के समय में सरकार ने हमारा सही समय पे सही स्टेप लिया है, उसके लिए पहले मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। और उसके अलावा जो जनता ने सहयोग किया है सरकार को, वो भी एक धन्यवाद देने का पात्र है। उसके अलावा एज ए छात्र संगठन सरकार ने तो अपने हिसाब से काम कर रहा है, जनता अपने हिसाब से सबको सपोर्ट कर रहा है, सरकार को सपोर्ट किया, सोसाइटी को सपोर्ट किया। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद जो कि एक ऑल इंडिया लेवल का एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी असम के बात, आप असम के बारे में पूछे इसलिए मैं असम के बारे में बोलूँगा। असम में विद्यार्थी परिषद ने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ या जब से ये महामारी का शुरुआत हुआ, तब से विद्यार्थी परिषद ने लगातार सोशल मीडिया के थ्रू हो या मैन टू मैन बात करके हो, इस विषय को जनता के बीच में इसका अवेयरनेस लेके गया। उसके बाद में जब लॉकडाउन का समय आया, जब लोगों के मतलब समस्या के समय आया, जब लोगों को दुख हो रहा था, वो समय में एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट के पास तो गया, शैक्षणिक मुद्दों को लेकर स्टूडेंट के पास तो गया। उसके अलावा भी वो सामाजिक संगठन के नाते, जो भी हम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी एज ए स्टूडेंट हमारा सामाजिक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हुए हमने पूरे असम भर में अभी तक कम से कम 20,000 लोगों को राशन बांटे हैं। 20,000 ऐसे जो एक्चुअली नीडेड है, ऐसे गांव एरिया, जिस एरिया में लोग, साधारण लोग जाने के लिए
मुश्किल समझते हैं। ऐसे लोग, ऐसे जगह में जाके हम नाव में जाके, साइकिल से जाके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने लोगों को राशन बांटा, जो एक्चुअली निधि है, जिसके पास सामान नहीं था उसको सामान देने के लिए प्रयास किया। उसके अलावा लगातार जो लॉकडाउन के समय में से लगातार स्टूडेंट के बीच में एक क्वेश्चन है कि हमारा आने वाला समय क्या होगा, हमारा एग्जाम क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या होगा, हम आगे कैसे पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया, स्टूडेंट्स को आह्वान किया, हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, आप लोग आइए उस ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाइए। उसके अलावा भी ऑनलाइन कंपटीशन करिए, ऑनलाइन कंपटीशन के जरिए स्टूडेंट्स को बिजी रखा कि कहीं ना कहीं घर में बैठे हुए स्टूडेंट बोर ना हो जाए। इसके लिए ऑनलाइन को स्टूडेंट्स को बिजी रखने के लिए हम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बहुत सारे चलाए, ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, ऑनलाइन पूछताछ किया कि हमने सोसाइटी के लास्ट से लास्ट घर को भी इस महामारी के विषय ध्यान में लाने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किया। और लगातार मार्च महीने से लगातार शैक्षणिक मुद्दे के ऊपर, खासकर एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारा दायित्व बनता है कि शिक्षा को हम कैसे आगे लेके जाए, शिक्षा के जो अभी परिस्थिति के हिसाब से शिक्षा को कैसे आगे ले जा सकते हैं, सरकार को हमें क्या सुझाव देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास फ़ोन आया कि हम अभी क्या करेंगे, डिग्री लेवल का भी एग्जाम होने वाला था, उन लोगों का कोर्स खत्म नहीं हुआ, अभी मई महीने में एग्जाम होने वाला था, यूजीसी ने गाइडलाइन दिया था, लेकिन अभी तक उस गाइडलाइन के तहत एग्जाम कर पाएंगे जुलाई महीने में ऐसा लग नहीं रहा है, कोर्सेज खत्म नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस करा जा रहा है, हमारे तरफ से तो हम किए थे, बल्कि उसके अलावा भी हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को हम जाके घर में जाके, कोई किताब उनके पास नहीं है तो उसका प्रिंट आउट हम ई लाइब्रेरी है हमारे, तो उसके जरिए उनको कुछ किताब हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्या। ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हम कर रहे हैं। तो एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमने शैक्षणिक मुद्दों पे लगातार हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको जैसे बताया कि हम अभी तक तकरीबन 20,000 ऐसे फैमिली है जो एक्चुअली नीडेड है, उन लोगों को हम राशन का सहायता किया। किसी के पास किसी स्टूडेंट के पास कॉपी खरीदने के लिए अभी सामर्थ्य नहीं है, उन लोगों को कॉपी खरीद के दिया, उन लोगों को किताब दिया। हाल ही में जो विषय आया था कि एग्ज़ाम कैसे होगा, क्लासेस कैसे होगा, उसके अलावा उसके लिए हमने सीएम को, आपका गवर्नर को, एजुकेशन मिनिस्टर को मेमोरेंडम दिया कि एग्ज़ाम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए, क्लासेस खत्म करने के बाद एग्जाम को कंडक्ट करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे विषय में अभी एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विद्यार्थी परिषद काम कर रहा है, असम में नहीं, पूरे देश भर में। और अभी हाल ही में हमने एक 11-12 मई को एक अभियान लिया था कि जो स्टूडेंट घर में बैठे हुए हैं, जो अपने भाव को अभी समाज के ऊपर नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसे लगभग 30,000 स्टूडेंट्स को असम में हमने 1-to-1 मैन टू मैन हमने बात किया। उन लोगों से उनका शैक्षणिक जो समस्या है वो जानने के लिए प्रयास किया, उनका पारिवारिक समस्या जो है वो जानने के लिए प्रयास किया। तो एक सामाजिक संगठन और छात्र संगठन के नाते हम राकेश मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं। आप बोल रहे हैं कि आप सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं, नीडी परिवार की मदद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है गुवाहाटी के एक वरिष्ठ अधिवक्ता SP राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूतनाथ एरिया में फोन लाइन पे जुड़े हुए। भूतनाथ एरिया में जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। वहाँ पे हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास मदद नहीं पहुँच पा रही है। प्रशासन की ओर से भी जो संगठन है उनकी मदद करना चाहती है और उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा है। SP राय से हम जान लेते हैं। पहले SP राय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और किस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी शिकायत है कि प्रशासन की ओर से उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। जी हाँ जी, यहाँ जो है 4 दिन पहले जो है आपको कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, और जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है वहाँ करीब 2000 से ज्यादा लोग हैं। और कंटेनमेंट जोन जिस दिन से बना 4 दिन पहले से प्रशासन के लोग, वहाँ पुलिस फोर्स की ड्यूटी है, जब उनको जो या गरीब लोग हैं, ज्यादातर लोग यहाँ जो है मजदूर हैं, और वो जब पुलिस को पैसा देते हैं कि मुझे चावल दाल ला दो, तो बोलते हैं हम लोग नहीं ला के देंगे। और आज तक सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, उसके अनुसार सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जो कंटेनमेंट जोन में लोग हैं उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं हो। लेकिन अभी तक 4 दिन हो गए, लोगों का गैस खत्म है। गैस एजेंसी वालों को फोन किया जाता है तो वो लोग फोन ही नहीं उठा रहे हैं, या कोई फोन उठाता भी है तो सिलेंडर दे के नहीं जाता है। उनके पास सिलेंडर भी नहीं है कि वो गैस नहीं है, LPG गैस नहीं है कि वो खाना बनाए। और आज कंटेनमेंट जोन में अंदर में कोई गलामार की दुकान नहीं है, बाहर से कुछ भी
दवाई लाने के लिए भी सिपाही को और थाना के सिपाही को जो ड्यूटी में रहते हैं उनको पैसा लोग देते हैं, तो वो लोग कहते हैं हम लोग नाले नहीं जाएंगे। एसपी राय, हमारे साथ असम प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, क्या आप उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे इस बारे में? विजय गुप्ता जी से तो मैं यही अपील करूंगा कि वो हिंदी भाषी है और उनको अच्छी तरह मालूम है कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, बहुल क्षेत्र है, और यहाँ 90% जो है आपको मजदूर क्लास के सेंट्रल के जो मजदूर है और आसपास के इलाके को रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई खोज खबर यहाँ नहीं ली आज तक। मैं आपको बताता हूँ, राय जी का उत्तर मैं देना चाहता हूँ। राय जी का उत्तर मैं देना चाहता हूँ। अनुरोध करूंगा इस मुसीबत में, उनसे भी अनुरोध करता है कि वो देखे। नहीं, मैं आपका उसका उत्तर दे रहा हूँ। आपने 2-3 बातें कही। एक तो कहा आपने कि पुलिस को पैसा दिया जाता है और वो राशन ले आते हैं, पुलिस ये काम नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि हर लोग उसमें नहीं जा सकते हैं। नोबडी इज अलाउड टू इन एंड नोबडी अलाउड टू एग्जिट। कुछ लोगों के द्वारा ये काम कराया जाता है। और पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष मधुसूदन सिकरिया ने मेरे फ़ोन करके बताया और मैंने तुरंत ही माननीय डीसी को, डिप्टी कमिश्नर कामरूप मिस्टर पेगू को ये मैंने व्हाट्सएप किया और उन्होंने तुरंत एक्शन लेकर बोला कि आई एम सेंडिंग द जीआर। ये देखिए उनके सामने है। तो ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन या जो लोग हैं संबंधित, आज मैं संबंधित हूँ, मेरे पास जब भी कोई खबर आता है, जब भी कोई रिक्वेस्ट करता है, इमीडिएट वो कंसर्न ऑफिसर्स को, कंसर्न डिपार्टमेंट को पहुंचाई जाती है और उस पर तुरंत एक्शन ये हमारी सरकार करती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किंतु होना ये चाहिए कि जब भी हम कोई समस्या को फेस करें, उसी वक्त जो लोग कर सकते हैं उनको फ़ोन किया जाए, बजाय हीदर एंड दीदर को, जहां से हम बात ही फैला सकते हैं लेकिन सलूशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सलूशन ओरिएंटेड करने के लिए कंसर्न व्यक्ति तक अगर पहुंचा जाए और उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो तो निश्चित रूप से हम जिम्मेदार हैं और हमारी सरकार जिम्मेदार है और एक पब्लिक होने के नाते भी हमारी जिम्मेदारी होती है। निश्चित रूप से हम अपनी जिम्मेदारी का पालन करेंगे। ये संज्ञान में आया है और डिप्टी कमिश्नर मिस्टर पेगू वो खुद ही इस चीज़ को जो है तदारक करने के लिए निकल चुके हैं। जी हाँ, तो एसपी राय, आप जैसा बता रहे हैं, आपके एरिया में बहुत सारे लेबर है या कामगार है, गरीब लोग हैं खासकर, तो उनकी मदद के लिए जैसा विजय गुप्ता जी कह रहे हैं, डीसी को बता दिया गया है, निश्चित तौर पर मदद पहुंचेगी और कोई शिकायत होगी तो आप लोग भी डीसी महोदय से सीधे संपर्क कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट लाइव के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही रहता है कि अगर कोई तकलीफ में है तो हम प्रशासन तक और जो कंसर्न व्यक्ति है उस तक बातें पहुंचाए। मेरे ख्याल से एसपी राय जी, आप इससे संतुष्ट होंगे और अगर आपको इसके बावजूद भी मदद नहीं मिलता है तो आप नॉर्थ ईस्ट लाइव पे फोन करके ये जानकारी साझा कर सकते हैं। दिया गया है, मैं खुद बोरलमुख थाना में फोन किया, वहाँ के एसआई जो है मिस्टर ओपी तिवारी, हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, ओपी तिवारी वो आए हैं, वो खुद देख के गए। उनके सामने जो है यहाँ जो सिपाही है वो रिफ्यूज कर रहा है कि हम दवा ला के नहीं देंगे, चावल दाल ला के नहीं देंगे। जब ओपी तिवारी उसको धमकाया है तब जाके वो लाया है एक। वो जैसे निकल गए थाने के लिए, फिर वो सिपाही लोग उस दिन से कुछ नहीं दे रहा है। और 4 दिन से जो आदमी जो भूखा रहेगा तो कैसे रह सकता है, आप ही बताइए, संभव है क्या? बोरलमुख थाना में मैं खुद उसी को फोन किया 5-6 बार, उसने फोन ही नहीं पिकअप किया। इसके बाद जब ओपी तिवारी जो है एसआई, वो पिकअप किए और वो सहायता किए। जी हाँ, आप बता रहे हैं, लेकिन विजय गुप्ता जी मुझे मैसेज दिखा रहे हैं, डीसी ने उन्हें खुद मैसेज किया है कि खाने के साथ लोगों को भेजा जा रहा है। हो सकता है आप जिस वक्त बात कर रहे हैं लोग पहुंच भी चुके हों, लेकिन आपने जो जानकारियां साझा की निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए मददगार साबित होगी। और बहुत से लोग ऐसे हैं गुवाहाटी में जिनके पास मदद नहीं पहुंची है या वो खुद जानकारियां साझा करने में सक्षम नहीं रहे हैं। नहीं, प्राय जहाँ कहीं भी हिंदी भाषी है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इसी तरह किया जाता है, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, सौतेले बेटे की तरह। एसपी राय, मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप हिंदी भाषी को नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम सुबह से शाम तक न्यूज चला रहे हैं। इसमें ये जो महामारी का संकट है, इसमें हिंदी भाषी, असमिया भाषी, बांग्ला भाषी की बात आ ही नहीं सकती। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता है और इस वक्त ऐसी बातें शायद शोभा नहीं देती है। फिर भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने उस भूतनाथ इलाके जो कंटेनमेंट जोन है वहां पे जो लोग भुगत रहे हैं उसको हमारे साथ साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम नॉर्थ ईस्ट लाइव की ओर से प्रशासन को खुद अपील करेंगे कि उस इलाके का जो भी समस्या है उसको देखे। जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसपी राय थे, वरिष्ठ अधिवक्ता, भूतनाथ इलाका जो है कंटेनमेंट जोन में है। और विजय गुप्ता जी ने अभी मुझे मैसेज दिखा है, डीसी ने लोगों को भेजा है खाने के साथ में। अगर शाम तक कार्यक्रम खत्म होने तक हम इंतजार करते हैं,
अगर इसमें अगर कुछ एक लाइन की मैं टिप्पणी करना जी, चाहता बिल्कुल हूँ कीजिए। कि देखिए ये क्या है, ये जो समस्या है ना, यह मानवीय संवेदना के साथ देखना चाहिए। यह को क्या किसी धर्म और किसी जाति विशेष और संप्रदाय विशेष के साथ इसको जोड़ना उचित एकदम नहीं है। हम प्रॉब्लम में हैं, हो सकता है कि एक वर्ग विशेषकर प्रॉब्लम में हो, कारण कुछ होते हैं, वो कारण ये जाति के कारण, संप्रदाय के कारण और धार्मिक कारणों से कतई नहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार इतनी असंवेदनशील नहीं हो सकती है कि किसी वर्ग को लाभ पहुंचाओ और किसी वर्ग को नहीं पहुंचाए। किंतु होना चाहिए क्या कि हम समस्या स्वरूप अगर हैं तो समाधान स्वरूप भी हमें ही बनना है। समस्या है तो समस्या का समाधान कौन करेगा? हम करेंगे। अगर प्रशासन को कहने के बाद भी प्रशासन सचेत नहीं होता है तो निश्चित रूप से प्रशासन के अगेंस्ट में जवाबदेही है और उससे जवाब लेने के लिए हम तब जाकर के प्रयास कर सकते हैं। इसलिए हमारा अप्रोच जो है वो राइट अप्रोच हो और राइट समय पर हो, तो निश्चित रूप से हम सोचते हैं कि ऐसे कंप्लेन की आवश्यकता न पड़े। गुप्ता जी, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा। आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो डीसी हैं वो राशन लेकर वहाँ से निकल चुके हैं, उनके लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन एसपी राय ने जिन बातों को अंडरलाइन किया है कि वहाँ पर सामान नहीं मिल रहा था, मीन्स ऐसा हुआ है वहाँ पर। अब चूँकि बात लोगों की नज़र में आई है, आपकी जानकारी में आई और भी लोगों की जानकारी में आई, उन्होंने प्रशासन को सूचित किया, तब जाकर ये हुआ है। असुविधा तो लोगों को हुई है, बिल्कुल, इससे पिछले इनकार 4 नहीं दिन किया से जा सकता है। काफी असुविधा में है। जैसा एसपी राय बता रहे थे कि गैस खत्म हो गई है और उस इलाके में कोई दुकान भी नहीं खुली है। पुलिस को, चूंकि पुलिस है तो लोग जो है वहाँ पे पुलिस के साथ ज्यादा घनिष्ठता भी है उस इलाके के लोगों की। मैं एक चीज मैं कंप्लीट कर लूं तो पुलिस का तो ये काम नहीं है, लेकिन वो कोई जा नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पर जिसको दिख रहा है पुलिस सामने दिख रही है तो नहीं, मैं एक संवाद माध्यम आपके तरफ आपके थ्रू भी एक अपील करना चाहता हूं कि देखिए हमने कंट्रोल रूम बनाए हैं, उसमें 1 2 3 4 5 नंबर है। कृपया उस नंबरों को भी, जैसे कंट्रोल रूम में 6913347770 और 70 के बाद 71 72 73 एंड 104, इस तरह से 5 टेलीफोन नंबर भी आप भी थोड़ा सा इसके नीचे में स्क्रॉल में चलाएं कि इफ एनीबडी फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कोविड आर क्वारंटाइंस आइदर होम आर होटल आर इंस्टीट्यूशनल, वो इस पे कम से कम कंप्लेन करें। जी हाँ, बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हम बीच बीच में चलाते रहते हैं। और 104 की जहाँ तक बात है, मेरे अनुभव काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं। 5-6 घंटे का समय वो ले लेते हैं। लेकिन फिलहाल जो है, हम ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे पर्सनली लोगों ने मदद की है लोगों की इस महामारी के समय में, और बॉर्डर एरिया में भी लोगों की मदद की गई है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, वो सीन दिखाएंगे। अगरतला से हमारे संवाददाता ने भेजी है। बॉर्डर एरिया में जो फेंसिंग के अंदर गांव है, सबसे बड़ा गांव, वहां में किस तरह से लोगों को दिक्कतें हो रही थी, लेकिन बीएसएफ और प्रशासन की मदद से उनकी मदद पहुंचाई गई है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता दुल्लू अहमद जुड़ चुके हैं। दुल्लू अहमद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मौसम खराब है नॉर्थ ईस्ट का और स्थितियां भी अच्छी नहीं है पिछले 2-3 दिनों से, जिस तरह से खासकर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है। इसको लेकर न सिर्फ सरकार की चिंताएं बढ़ी है बल्कि आम लोगों की बढ़ी है। बहुत से लोग, इससे पहले जब आप नहीं आए थे, इससे पहले ब्रेक से पहले भूतनाथ इलाके की हम बात कर रहे थे, एसपी राय वो बता रहे थे कि 4 दिनों से लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। लेबर क्लास के लोग हैं वहाँ पे, मदद नहीं पहुँची है। लेकिन इंडिविजुअली और संगठन कई इलाकों में मदद कर रही है। कांग्रेस ने भी कई इलाकों में लोगों की मदद की थी। तिनसुकिया के काकोपथार में 2 छोटी बच्चियां हैं जो सब्जी बेच के अपना परिवार चला रही थी। मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा कि वो दिखाए। उसके बाद में संगठनों के साथ ही कांग्रेस के, वहाँ स्थानीय कांग्रेस के जो नेता है वो भी पहुँचे थे, इस तरह से मदद की थी। ना सिर्फ कांग्रेस, ऐसे हर पार्टी के लोग जो है वहाँ पे जाके नीडी पीपुल के पास जो मदद पहुँचा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जो छोटी बच्चियाँ हैं, आप एक बच्ची दिख रही है आपको, ये सब्जी बेच के अपना परिवार चलाती थी। बहुत तकलीफ में थी लॉकडाउन की वजह से, फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इन बच्चियों के हौसले को सलाम करना पड़ेगा। विपदा के समय में भी अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। इस पर अधिक जानकारी हम दुल्लू अहमद से ही लेंगे, क्या कहेंगे? देखिए रंजित जी, अभी का जो सिचुएशन है, इस तरह का जो मामला है असम में बहुत, ये तो आपको एक दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मैं प्रकाश में लाना चाहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको शायद ये फोटो फेसबुक से मिला था मेरा, तो आज 2 दिन पहले का बात है। तो अब तो ये घर का फोटो दिखा है वो लड़की का, एक का साल 10 साल होगा, एक का 12 साल होगा। तो वो लोग का एक न्यूज़ आया था अखबार में कि वो लोग सब्जी बिक्री कर रहे थे। तो इतना छोटा लड़की, मेरा लड़की का उम्र का है,
तो सुबह जब मैं अखबार देखा तो देखा कि इस उम्र में वो लोग सब्जी बिक्री भी कर रहा है और वो लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहा है। तो अभी तो स्कूल बंद है, तो वो लोग को घर चलाने के लिए इतना मुश्किलें आ रहा है। इस तरह का एग्जाम्पल बहुत है। तो मैंने जब देखा तो मैंने तुरंत हम लोग का जो पार्टी का जो कार्यकर्ता रहते हैं वहाँ पे और ये जो संवाद माध्यम से जुड़े हुए जितना भी वहाँ का लोकल कॉरेस्पोंडेंट है, सबसे मैं बात किया फ़ोन में कि ये कहाँ पे रहता है, कौन सा एड्रेस है, थोड़ा बताइए। मैं थोड़ा कुछ भी इस मामले में देखिए, जो कुछ भी हेल्प करने से क्या अपने आप को सेटिस्फाई मिलते हैं। बिल्कुल। तो मैंने तुरंत बातचीत किया है, तो एड्रेस ले लिया। तो कल मैंने क्या किया है, ओलू का घर तक ये जो रिपोर्टर ने न्यूज़ किया था उसी का जरिए मेरा जो हम लोग का जो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, तो सबको भेज के आज ओलू को 10,000 मैंने खुद अपना तरफ से दिया है। और ओलू को इतना आप घर देख रहे हैं, बहुत ओलू का हालत ख़राब है, घर का सिचुएशन इतना ठीक नहीं है। तो ओलू का भी पढ़ाई का दोनों जो बहनें हैं, ओलू को मंथली कुछ पढ़ाई करने के लिए 3,000 आपकी और आपकी पार्टी की ओर से मदद की, हाँ, करने की 3,000 कोशिश है। बिल्कुल, ऐसे बहुत से परिवार है। हाँ, तो मेरा कहना हम लोग न्यूज में चला रहे हैं, ऐसे बहुत से परिवार है। हाँ। आपका प्रयास, अगर ये व्यक्तिगत प्रयास है तो बहुत अच्छा है, अगर पार्टी की ओर से भी है तो नहीं, बड़े देखिए पैमाने पर व्यक्तिगत करने है, की- पार्टी का है कि ये अलग बात, लेकिन किसी का तो हेल्प हुआ है। जी हाँ। ठीक है, ये कौन दिया है, किसने दिया है, कि वहाँ का पार्टी और मैं आपको दुल्लो अहमद बता दूं, ऐसे हजारों बच्चियां हैं असम में, हाँ। खासकर असम में, जिन्हें इस वक्त मदद की जरूरत है। और हमारे साथ एबीवीपी के राज्य सचिव राकेश दास जुड़े हुए हैं। राकेश, आप शायद तस्वीरें देख पा रहे होंगे, अब आपके सामने जो टीवी स्क्रीन है वहाँ पे ये काको पत्थर की 2 बच्चियाँ थी। इस तरह से बहुत सारी बच्चियाँ हैं। अब आप एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। आपने बताया कि नीडी पीपुल को आप लोग राशन भी दे रहे हैं। हालांकि आप एक छात्र संगठन है, आपकी कुछ सीमाएं भी हैं, फिर भी क्या कहेंगे ऐसे जो बच्चियां हैं, इनकी पहचान करना, जो वाकई पढ़ना चाहती है, मुश्किल में है, भोजन की भी समस्या है, आपका संगठन क्या कर सकता है इसमें? देखिए जी, आप ठीक है, आप जो बोले वही है, हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक दायित्व है हमारा। लेकिन हम क्या है, हम छात्र संगठन है, तो छात्र संगठन के नाते हमारा भी एक दायरा रहता है। वो दायरे में रह के, हेलो, हाँ आप बोलिए, सुन रहे हैं। वो दायरे में रह के हमें काम करना पड़ता है। हमारा कोई फंड नहीं होता है, हम कोई कॉरपोरेट नहीं है, हम एक सामाजिक संगठन है। हमारे पास 95% ऐसे जो स्टूडेंट्स है वो लोग काम करते हैं। अभी क्या है, ऐसे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ऐसे जो स्टूडेंट्स मतलब समाज में ऐसे सोशल मीडिया से हो, मीडिया से हो, ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन लोगों का जो समस्या है, उन लोगों का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को हम सरकार के पास ले जाने के लिए प्रयास करते हैं। वैसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने हमारे ऑल इंडिया लेवल पे एक हेल्पलाइन हमने खोल के रखा था, उसमें नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स था जो बाहर में फंसे हुए थे, लेकिन वो सरकार से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। एज ए सामाजिक संगठन, एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम तो उनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों को सरकार से जुड़ने के लिए हम बहुत सारा मदद किया। और हमारे प्रयास से कल भी एक असम गवर्नमेंट और हमारे कॉम्बाइंड प्रयास में कल भी 111 लोग आए हैं गुवाहाटी में। वो लोगों को ऑन रोड रास्ते में जितना भी खाने पीने का, मास्क, सैनिटाइजर, जितना भी ज़रूरत है, आपको कोकराझार तक उन लोगों को हम खाना प्रोवाइड किया। वो यूपी पे हो, बिहार पे हो, बंगाल पे हो, हमारा जो कार्यकर्ता है उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि ये नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट है, इन लोगों को रास्ते में भूखा नहीं रहना चाहिए, इन लोगों को रास्ते में खाना व्यवस्था कर दे, जो हमारे से हो सकता है, जो हम मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आपको हमने बोला है, ऐसे बहुत सारे जगह में हमने स्टूडेंट्स से किताब कलेक्ट किया। समाज के जो स्टूडेंट्स अपने पिताजी, अपने माताजी, उनको किताब खरीद के दे सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने बताया, जो किताब खरीद नहीं सकते लेकिन पढ़ने का उन लोगों का मानसिकता है। ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए हम बढ़ावा दे सकते हैं, और बढ़ावा देने के लिए हम ऐसे बहुत सारे जो लोग किताब दे सकते हैं किसी और को, वो लोगों से हम किताब कलेक्ट करके किसी और एक लोग जो किताब खरीद नहीं सकते, ऐसे लोगों को हम देने के लिए हम प्रयास किया। अभी शैक्षणिक मुद्दों पर ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे, जो अभी लॉकडाउन के दौरान आर्थिक क्षेत्र और इकोनॉमी बहुत डाउन हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल राकेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक मीडिएटर बने हुए हैं, मीडिया भी एक मीडिएटर बना हुआ है सरकार तक लोगों की समस्याएं पहुंचाने का। रवि जी, एबीवीपी के राज्य सचिव है राकेश दास, उन्होंने तो कहा अपनी क्या भूमिका निभा रहे हैं। असम में बहुत बड़े बड़े छात्र संगठन हैं, अब तक तो उनकी कोई भूमिका दिखी नहीं है। दिखी नहीं है, मैंने बहुत सारी चीज़ें जानकारी में हो सकता है नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो वक्त है जब इस समय पिछले 2 महीने होने को हैं, 2 महीने से छात्र घरों में बैठे हैं, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है,
स्कूल बंद पड़े हुए हैं, उसमें छात्र संगठन अब कुछ इनिशिएटिव लेकर अपने स्तर से छात्रों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि तमाम छात्र अलग अलग हिस्सों में, अब कुछ तो घर में हैं, कुछ इधर उधर फंसे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस समय उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जी हाँ, निश्चित रूप से छात्र संगठन के अपने दावे हैं, अपना उनका मकसद है, उनका संघर्ष है, ये सारी चीज़ों, संगठन की क्षमता है। तो इन चीज़ों का उपयोग इस समय कंस्ट्रक्टिव चीज़, जो इस तरह से जो बच्चों विद्यार्थियों की जो समस्या है उसमें आना चाहिए। और मुझे लगता है कि अपने स्तर पर अलग अलग ढंग से लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ना चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हों या संगठन के तौर पर हों, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है, इसी समय लोगों को सही गाइडलाइन की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सलाह की ज़रूरत है। ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस चले जा रहे हैं, उस क्लासेस का कितना लाभ दूर दराज के बच्चों तक पहुंच पा रहा है। गवर्नमेंट ने एक पहल की है, उसके नेक्स्ट क्या हो सकता है, कैसे उनको हम राह दिखाएं, कैसे उनकी मदद करें। तो निश्चित रूप से छात्र संगठनों की एक बड़ी भूमिका है और उम्मीद की जाती है कि वो इस ऐसे मौके पर छात्रों की मदद कर सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इस पर और बात करेंगे कि छात्र संगठनों की भूमिका ही नहीं, अलग अलग धार्मिक संगठनों की, साहित्यिक संगठनों की कल भी हमने चर्चा की थी, इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम रुक करेंगे सिलचर की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, मौसम का हाल तो खराब है, लेकिन कोरोना संक्रमण की जो संख्या बढ़ रही है उससे जो डर पैदा हो रहा है, वो भी उस डर की वजह से भी लोगों का हालत बहुत खराब है। किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है बराक घाटी में? हाँ रंजीत, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो 2020 जो साल है वो साल एक भयंकर परीक्षाओं का साल ऐसा लग रहा है। शुरू होते ना होते कोरोना की महामारी शुरू हो गई, उसके बाद जो तूफान है, जो चक्रवाती तूफान है वो भी आ गया। 200 साल पहले ऐसा आया था जो 130 किलोमीटर की स्पीड से पर घंटे की स्पीड से आई, 1974 में आया था और इस बार 2020 में आई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज ही के दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक टोटल असम में 12 केसेस नए आए हैं। तो हम लोग अभी स्टैंड कर रहे हैं 222 पे और बराक घाटी जो है वो टोटल 22 केसेस है और एक्टिव है 13 केसेस। जोर शोर की तैयारी तो है रंजीत, जैसा हम लोगों ने कल जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स हैं उनसे हमने पूछा था क्या हालत हो, क्योंकि ये किसी को मालूम नहीं था रंजीत कि ऐसी महामारी आने वाली है। हॉस्पिटल में लिमिटेड बेड्स होते हैं, आइसोलेशन के लिमिटेड वार्ड्स होते हैं। जैसा कि हमारे सूत्रों से खबर है, अभी सिलचर की जो आइसोलेशन वार्ड है सिलचर मेडिकल कॉलेज की, उसमें 28 से 30 बेड्स हैं। हमने पूछा था अगर ऐसा ही हालत रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी लोगों को यह सहूलियत दी है कि लोग बाहर से आए, अपने अपने देश, अपने अपने जगह पे आए, अपने राज्यों पे आए, और केसेस उसी दौरान ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा अगर सीट कम हो जाए और जो तादाद है लोगों की, पेशेंट्स की, वो बढ़ जाए नंबर। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग अभी बहुत ही अच्छे एक फेस में है, हम लोगों की पूरी तैयारी है, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी है रंजीत, और जो आपदा है उससे भी लड़ रही है और साथ ही साथ जो महामारी है उससे भी लड़ रही है प्रशासन और सरकार। लेकिन विक्रम असम सरकार ही नहीं, पूर्वोत्तर के कई राज्यों की सरकार ने कही है कि क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था करना सरकार के अकेले बलबूते का काम नहीं रह गया है, संगठनों की मदद की जरूरत पड़ेगी। आपके वहाँ भी कई सारे संगठन हैं, अगर वो अप्रोच करते तो निश्चित तौर पर सरकार उनसे मदद ले सकती है, सरकार की मदद की जा सकती है क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए, क्योंकि आपके वहाँ में जगह की तो कमी नहीं है। चूंकि रेल सेवा रेगुलर हो रहा है तो भारी संख्या में लोगों का आना जाना लगे रहेगा, ऐसे में संक्रमितों की संख्या बढ़ने की आशंका से हम इनकार भी नहीं कर सकते। हाँ रंजीत, सही बात है। यहाँ पे बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, और जैसे सरकार ने कहा है कि अकेले सरकार के ऊपर ये बोझ नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारा मैटर है, ये घर परिवार का मैटर है। और हमने देखा है कि यहाँ के जो लोकल एनजीओज हैं या सामाजिक संस्था है, उन्होंने रिलीफ अभी तक तो बहुत सारे बांटे, हमने खुद भी दिखाए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास ये खबर नहीं है कि प्रशासन के पास उन संस्थाएं
के तरफ से कोई प्रतिनिधि दल पहुंचा भी है या नहीं कि क्वारंटीन सेंटर्स की कैसे सुविधाएं की जाए, ऐसी खबर फिलहाल अब तक तो नहीं आई है हमारे पास। शायद सरकार का ये आह्वान सुन के सामने कोई जो सामाजिक संस्थाएं आ सकती हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कोई खबर हमारे पास नहीं है। और रंजीत, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, आज ही की ये घटना है, जबकि हम जानते हैं कहीं ना कहीं फिर से एक चूक हुई है। कहाँ पे वो चूक हुई है वो मालूम नहीं, अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत एक कठिन दौर से गुजर रहा है पूरा प्रशासन और पूरा जो सरकारी तंत्र है, लेकिन उसी बीच आज 10 लोग किसी एक गाड़ी को बुक करके त्रिपुरा के कुमारघाट से आके बोरखोला क्षेत्र के दूधपातिल एरिया में घुसते हैं। हालांकि वहां के लोग जागरूक थे, इसीलिए उनको भेज दिया जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि रेड जोन से आके ऐसे गांव में कैसे घुस सकता है, कोई उनको क्यों नहीं रोका, और ऐसे 10 लोगों को फिर वापस आईएसबीटी क्वारंटीन भेजा जाता है स्वाब टेस्टिंग के लिए, ये भी एक प्रश्न है। बहुत सारे जगह पे हालांकि काम बहुत जोरों शोरों से हो रही है, लेकिन कहीं कहीं निचले जी हाँ, बिल्कुल बड़ी व्यवस्था को हो अंजाम रही है। दिया जा रहा है, जी। लेकिन एक बड़ी चूक है, रेड जोन त्रिपुरा से कैसे आके कुमारघाट से कैसे वो बोरखोला के गांव तक पहुंचे, ये इस पर इंक्वायरी तो जरूर होगी। हमारे साथ जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं। देखिए, जब बड़े पैमाने पर एक अंजाम दिया जाता है, एक कार्यक्रम को किया जाता है, तो उसमें कुछ खामियां कुछ गलतियां रह जाती है, लेकिन एक बहुत जो विक्रम बता रहे हैं कि रेड जोन से एक गाड़ी में 10 लोग भाड़ा करके असम में घुस आए। हालांकि गांव वालों की मदद से फिर उन्हें वापस भेजा गया, अभी शायद क्वारंटीन में होंगे। ये एक अपराध भी है और स्वास्थ्य मंत्री बता चुके हैं कि इसे फौजदारी मामला माना जाएगा ऐसे कार्य में। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि जब हज़ारों की संख्या में हर रोज़ वापस लौटेंगे तो क्वारंटीन सेंटरों की संख्या बढ़ानी होगी, और ऐसे में मैंने कल भी इस विषय पर चर्चा की थी। चूँकि आप सरकार से बहुत नज़दीकियाँ रखते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि, और आपको जिम्मेदारी भी दी गई है कई क्षेत्रों में, क्वारंटीन सेंटरों को बढ़ाने में जो संगठनें हैं उनकी भूमिका क्या हो सकती है? निश्चित रूप से देखिए, बहुत अच्छा सुझाव आ भी रहा है और कठिनाई के दौर में हम हैं। मैंने पहले भी और कई दफ़े ये बात कही है कि सरकार और पब्लिक दोनों एक साथ मिलकर करेंगे। आज जितने भी देखिए सामाजिक संस्थाएं हैं, साहित्यिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, ये जो सोशियो रिलीजियस और जितने भी ये और भी संस्थाएं हैं, इसके अलावा और भी जो एनजीओज़ हैं, आज छात्र संगठन की बात आई, ईबीपी अच्छा कर रही है, प्रश्न आया आशो क्या कर रहा है। सवाल यह होता है कि हम सभी लोग मिलकर के जुल कर के इस काम को आगे करेंगे तभी होगा। और ये मान के चलिए कि आज जो है देखिए 13,618 लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं। अब इतने लोग क्वारंटाइन में आज के डेट में हैं। अब स्वाभाविक रूप से क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए इसीलिए हमने बहुत बड़े पैमाने पे ये काम शुरू किया कि किस तरीके से हम एकदम थाने स्तर से लेकर के गांव के स्तर से भी हमने एक कमेटी बनाई है, ताकि सबको लेकर के क्वारंटाइन सेंटर बनने से ही नहीं होगा, उस क्वारंटाइन सेंटर में खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, जो पर्सनल किट्स है, ये सब पहुंचाने की व्यवस्था, और उसका टोटल हाइजीन एटमॉस्फेयर क्या है, ये सारी व्यवस्थाएं सिर्फ सरकार के माध्यम से नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से आगे बढ़ कर के सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं आएँ, आगे बढ़ कर के आएँ। छात्र संगठनों से अपील है, देखिए मेरे को कहने में कहीं संकोच नहीं हो रहा है कि गठनमूलक, जैसा रवि जी ने कहा कि हम आंदोलन करते हैं, 2 तरह के आंदोलन होते हैं, एक प्रतिवाद करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी संस्थाओं का गठनमूलक काम, जहां हमारी आवश्यकता है, हम आगे बढ़ कर के जा कर के हमारे पास जो मानव संपद है, अगर हमारे पास में पैसे की कमी है, लेकिन हमारे पास अगर मैन पावर है और जिसके पास पैसा है, दोनों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, दोनों के बीच में सामंजस्य और समन्वय सेतु स्थापित कर दिया जाए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ा कठिन दौर से असम गुजर रहा है और आने वाला समय कठिन होगा, ऐसा इंडिकेशंस मिल रहा है। इसीलिए स्व अनुशासन माने सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा और बहुत ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। दुल्लू अहमद क्या कहेंगे, वही सवाल है। देखिए, अभी तो विजय जी जो बोल रहा था कि सरकार का पास चैलेंजेस अभी डे बाई डे बढ़ रहा है, इसमें तो कोई आप डिनाई नहीं कर सकता। और कुछ दिन पहले आपने रंजीत जी आपने एक बात बोला था कि अभी जितना कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, सब बाहर से आए हुए लोगों का संख्या ज़्यादा है जी। तो अभी और कितना लाख, 12 लाख आने बाकी है, 12 लाख आना बाकी है। तो आप एक बात सोचिएगा, 12 लाख जब आएंगे
तो आने का बाद अभी कल स्वास्थ्य मंत्री का जो मैंने ये प्रेस मीट देखा था, उसमें स्ट्रिक्टली बोल दिया कि कोई भी आएगा उसको 14 दिन रहना ही पड़ेगा। ये बात रवि जी ने भी थोड़ा देर पहले हम लोग का पीसीसी प्रेसिडेंट का भी बात आपने बोला था। तो इसमें कोई वीवीआईपी वीआईपी का या कोई छोटे लोग बड़े लोग का बात डिफरेंस नहीं रखना चाहिए, और ये पहले से होना चाहिए था। लेकिन बीच में थोड़ा सरकार थोड़ा वीआईपी कल्चर थोड़ा सा था बीच में, वीआईपी कल्चर थोड़ा सा था। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कल्चर सबके लिए, सब नागरिक के लिए एक होना चाहिए, सिस्टम एक होना चाहिए। तो अभी जैसे 14 दिन का बात बोल रहा है, ये तो पहले करना चाहिए था। और अभी ये जो चैलेंजेस का बात आ रहा है, चैलेंजेस तो अभी चैलेंजेस का परसेंटेज आपको दिन ब दिन बढ़ते रहेंगे, ये कमेंगे नहीं। तो उसी का साथ साथ अभी बीजेपी जी बैठा हुआ, बीजेपी जी भी सिस्टम से जुड़े हुए, बीजेपी जी को दायित्व भी मिला है सरकार का तरफ से। आप लोगों को ये भी देखना है कि कोरोना का साथ, जैसे आपने थोड़ा देर पहले जो वो लड़की का एक जो तिनसुकिया का इशू दिखाया था, इस तरह का हजारों इशू है असम में। तो कम से कम आप लोग का तो स्कीम तो बहुत आप लोग, जी हाँ, अभी और बाढ़ का मौसम भी शुरू हो गया और पहली हाँ, बाढ़ आ भी गई है। हाँ, और आप लोग अगर सिर्फ कोरोना में आप लोग अगर फाइट करते रहेंगे तो साइड वाला प्रॉब्लम भी आप लोग को, क्योंकि सरकार में आप लोग है। तो अभी हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आप लोग को कोई ब्लेम कर रहा है, लेकिन आप लोग को प्रिपरेशन, क्योंकि आप लोग हर स्कीम, हर ये कोरोना को लेकर आप लोग हर तरह का स्कीम आप लोग डिक्लेयर कर रहा है। तो कम से कम मैंने जो लड़की वाला जो दो स्टूडेंट का उस तरह का आप लोग को अगर आजकल तो सोशल मीडिया और ये संवाद माध्यम तो बहुत स्ट्रिक्ट, कल जो जैसे मैंने न्यूज़ सोशल मीडिया में वायरल हो गया, तो उसके बाद आंसू का जो नेतृत्व है वो सोशल मीडिया को फिर कांटेक्ट किया, तिनसुकिया का जो लोकल जर्नलिस्ट है सबको कांटेक्ट किया है कि ये फैमिली के पास हम लोग भी जाएंगे, वो लोग भी मदद करने जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि पब्लिश होना चाहिए और तुरंत सरकार उसमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग, हमारी कोशिश भी ये रहती है। रवि जी, मुझे लगता है याद आ रहा, इसी तरह का एक मामला डिब्रूगढ़ में भी था। डिब्रूगढ़ में एक बच्ची साइकिल पर जाकर सामान बेचती थी घर घर, तो जिला प्रशासन और वहाँ के लोगों ने जाकर उसको एक मोपेड उपलब्ध कराया और थोड़ी सी वित्तीय मदद भी की कि साइकिल पर लेकर घूमने के बजाय अगर वो मोपेड पर घूमेगी तो मोबिलिटी भी बढ़ेगी और उसको थोड़ा सा, तो प्रशासन भी इस ढंग से मदद कर रही है। एक चीज और मैं कहना पब्लिश होना चाहिए, खाली ये किसका प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा पब्लिश, प्रॉपर्ली पब्लिश होना, अभी पब्लिश हो रहा है। सोशल मीडिया और ये संवाद माध्यम इतना एक्टिव हो गया, तो सरकार को थोड़ा देखना चाहिए ये सब। तो मैं एक चीज और इसमें कहना, जैसे कि गुप्ता जी ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर, नए नए क्वारंटाइन सेंटर बनेंगे और उनकी संख्या भी बढ़ानी होगी, तो उसमें लोगों की मदद की ज़रूरत होगी, विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संगठनों की। और लेकिन इसमें प्रशासन की एक जिम्मेदारी होगी, लोग मदद करने को तैयार हैं, बहुत सारे वॉलेंटियर तैयार हैं, उनको आवाज़ देनी होगी, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। जिस तरह से लॉकडाउन फर्स्ट में जो खाने का संकट पैदा हुआ था, प्रशासन के एक्शन में आने के पहले विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और संस्थाओं ने खाना खिलाना शुरू कर दिया था। हर दल, हर मजहब, हर भाषा से जुड़े हुए लोग उसमें एक्टिव थे और लोगों को घूम घूम कर मदद कर रहे थे। वो सारे संगठन अभी भी तैयार हैं और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी। मुझे लगता है कि एक सिस्टम डेवलप हुआ है, टाउन में कमांडर है, गांव में पंचायत लेवल पर इस तरह की कमेटी बन रही है, और मुझे लगेगा ये किए बिना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम सफल हो ही नहीं सकते हैं। और सही आपने टैगलाइन दिया है कि सबको मिलकर लड़ना होगा। आप कुछ बोलना चाहते हैं? समय की कमी है। अच्छा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अभी देखिए, मैं गुप्ता जी को यही बात बोल रहा कि ये कोरोना का साथ साइड इफेक्ट भी सब क्या क्या किसका प्रॉब्लम आ रहा है देखना चाहिए। अभी कुछ देर पहले आपको मालूम है, मेरा स्टूडियो में पहुंचने थोड़ा देर हो गया, मैं हाजू गया था। हाजू में तो बीजेपी का विधायक भी है और सरकार बीजेपी है। वहाँ पे हाजू बोलने से क्या होता है, रिलीजियस प्लेस ऑल असम नहीं, असम का बाहर से, इंडिया का बाहर से भी बहुत वहाँ पे आता है विजिट करने। तो आज 2-3 दिन से क्या हो गया, वहाँ पे माधव मंदिर बोल के एक मंदिर है, वहाँ पे एक बड़ा ये जहाँ पे मछली रहता है, पुकुरी बोलते हैं हम लोग आसामीस में, बहुत हाँ तालाब, तो बहुत मछली का डेथ हुआ है। तो आज मैं जब पहुँचा वहाँ पे, एक कामरूप जिला का जो डीसी है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट था। तो मैंने जो वहाँ का कमिटी है उससे बात किया कि प्रॉब्लम क्या है आप लोग को, तो वो लोग ने कुछ प्रॉब्लम बताया, तो मैंने भी अपना तरफ से कुछ हेल्प किया है, वो अलग बात है। लेकिन वहाँ का एक डीसी का स्टेटमेंट मैंने डीसी का जो स्टेटमेंट दिया था, वो कमिटी, स्थायी कमिटी मुझे बोला था कि अभी उसको पानी को थोड़ा फिल्टर करने के लिए रोज़ उसको ये जनरेटर से पानी निकाल के उसको कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके लिए तेल, उसमें जो ऑयल लगेगा हर दिन 2000 का ऑयल लगेगा। वो बोला है कि आप लोग जो यहाँ का कमिटी आप लोग खर्चा कीजिए। तो ये 2000 अमाउंट छोटा अमाउंट है। एक इतना हॉली प्लेस में
2000 आप अगर किसी लोकल पार्टी को बोलें कि आप लोग दे दीजिए, ये गलत लगता है। 2002 को ऑफिस से एक ऑर्डर पास करा क्योंकि जी हाँ, वो बिल्कुल मेरा नहीं है। मैं आपके बात से सहमत ये सब हूं, देखना समय की चाहिए। कमी है। मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये बात एकदम सही है आपका कि आज कोरोना महामारी के साथ साथ आज देखिए प्राकृतिक आपदा भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा जब फ्लड आएगा और जब भूमि कटाव होगा, इरोजन होगा, और उसके बाद से अपराधों में भी जब स्वाभाविक रूप से क्या है कि बहुत से लोग हो गए तो अपराधों में भी बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह के सामाजिक दायित्व का पालन हमको करना ही होगा और सरकार सचेत है, सजग है। हम तो दोबारा फिर वो अपील करेंगे कि सभी लोग आएँ, हम दल को भूल जाएं, जाति को भूल जाएं, धर्म को भूल जाएं, एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो जरूर सिर्फ जीतेंगे। कोरोना से नहीं, सब। और राकेश आखिरी कमेंट आपका 10 सेकंड है। आगे आप लोगों का क्या प्लान है, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी। देखिए, ये जो लड़ाई होगा अभी आगे का जो लड़ाई होगा, इस लड़ाई में मैं ये मानता हूँ कि युवाओं का बहुत बड़ी हाथ होगा। और इस समय में छात्रों का और युवाओं का जो यहाँ पर रोल होगा वो बहुत बड़े महत्वपूर्ण करेंगे सरकार को हेल्प करने के समय में। जी बिल्कुल, इसलिए आप सरकार का हेल्पिंग हैंड एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक बात बोलना चाहता हूँ। एक मिनट में एक बात बोलना चाहता हूँ, उदाहरण एक देता चाहता हूँ। रंगिया का एक बहन है, हमारा कार्यकर्ता जॉइंट सेक्रेटरी रंगिया का, रीमा खोस। उसने अपनी शादी का जमा करा हुआ पैसा 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपीज वो कोरोना की महामारी के युद्ध के लिए उन्होंने दान दिया है, अपनी शादी के लिए जो जमा करके रखा था। तो ऐसा है, जो सामाजिक भाव है और जो राष्ट्र भाव है वो युवाओं के और छात्रों के मन में देना पड़ेगा। और एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आने वाला समय में शैक्षणिक मुद्दों में और सामाजिक मुद्दों में बिल्कुल आप सरकार की मदद करना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अभावग्रस्त है उसकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दा में हम चर्चा कर रहे थे कि आने वाले संकट को कैसे मिलकर लड़ा जाए, और एक बात तो स्पष्ट है कि मिलकर लड़ेंगे तभी जीतेंगे। मुद्दा में इतना ही, धन्यवाद।